हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट उसका प्रीवियस ईयर होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सेम प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। इस 2023 के पेपर में भी 18 प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे हुए हैं, जिसमें 8 बहुविकल्पी, 6 अति लघु उत्तरी और 4 लघु उत्तरी प्रश्न हैं। क्योंकि बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी 1-1 नंबर का होता है और लघु उत्तरी 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल अंकों की संख्या 22 यानी 50 नंबर में से प्रीवियस ईयर से 22 नंबर का पूछा हुआ है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे, जैसे प्रश्न में पूछता है। पहले बहुविकल्पी पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। तो लघु उत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? इसका ऑप्शन सही उत्तर है कॉर्नब्रेक की। कॉर्नब्रेक जो है, इनका ये परिभाषा है। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। ऑप्शन अ है शिक्षण उद्देश्य, ब है सीखने से उत्पन्न अनुभव, स है व्यवहार परिवर्तन और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन द है उपयुक्त सभी, यही सही उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न संख्या तीसरा है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन अ इतिहास और नागरिक शास्त्र में, ब विज्ञान भूगोल और कृषि में, स दर्शन शास्त्र में और द इनमें से सभी में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन मतलब प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है मुख्यतः किस सब्जेक्ट में होता है? इतिहास, नागरिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र में। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान भूगोल और कृषि, इसमें बिना प्रैक्टिकल के शिक्षा संभव नहीं है। इस सब्जेक्ट को पढ़ाना संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्रैक्टिकल ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। ऑप्शन अ शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, ब पाठ्यक्रम का, स मूल्यांकन प्रणाली का या द मूल्यांकन उपकरणों का। इसका सही उत्तर अ हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। पांचवा प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है। ऑप्शन अ है टीपी नन का, ब फ्रॉवेल का, स स्किनर का और द है रास का। तो इसका जो सही उत्तर है द है रास का। ये जो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, रास ने कहा था। ये प्रश्न देखिए 2022 में पूछा हुआ है, 22 का प्रश्न 2023 में रिपीट हुआ है। छठवां प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। अ समस्या का तुरंत हल, ब समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, स है विद्यालय की आधारशिला और द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ब है समस्या भी हमारी हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध में जब बच्चे के शिक्षण कार्य में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो शिक्षक और बच्चा मिलके उस पर शोध कार्य करते हैं, उसका समस्या का हल निकालते हैं। इसलिए समस्या भी हमारी हल भी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न देखिए 2019 में पूछा हुआ था, 23 में रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन, ब है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण का मतलब होता है ग्रुप स्टडी, ग्रुप में बच्चों को बांट के पढ़ाया जाता है। स है खुली कक्षा कक्ष और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये शिक्षण अधिगम में नवाचार है, ये अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण और खुली कक्षा कक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। ऑप्शन अ है ड्रम, ब है संगीत, स है 1 व 2 दोनों यानी अ व ब दोनों और द कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स अ व ब दोनों। ड्रम तथा संगीत जो है प्रार्थना स्थल में अब यूज किए जा रहे हैं, यानी प्रार्थना स्थल पे ही ड्रम और संगीत के माध्यम से प्रार्थना स्थल पे ही किया जा रहा है, इसलिए ये नवाचार है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन अ है सेवा करना, ब स्वास्थ्य में वृद्धि, स मातृत्व का विकास और द है परीक्षाओं की तैयारी करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9वां का
वो हो जाएगा परीक्षाओं की तैयारी करना, यही रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 10वां है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है विद्यार्थी, ब है अध्यापक, स है विद्यालय और द है प्रधानाचार्य। तो बच्चे का ही तो मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा विद्यार्थी। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था, फिर 23 में रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 11 है, ब्लूप्रिंट क्या है। ऑप्शन है शिक्षण की आधारशिला, ब है प्रश्न पत्र की आधारशिला, स है विद्यालय की आधारशिला और द है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट इसे कहते हैं, जब कोई प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसको अंकों को डिवाइड किया जाता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, उसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न पत्र की आधारशिला। ये प्रश्न देखिए 19, 22 और 23 में पूछा हुआ है, यानी 22, 23 में पूछ के और डायरेक्ट उसके बाद ये रिपीट हुआ है 23 में। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ऑप्शन है एनसीसी, ब स्काउटिंग, स रेड क्रॉस स्थापना और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता में एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस स्थापना तीनों आते हैं। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, 2019 में पूछा था, फिर 19 से 23 में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित की, इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न देखिए रिपीट हुआ 18, 19 और 23 में। 18, 19 में पूछा था, फिर से 23 में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है गणित, ब है विज्ञान, स है सामाजिक विज्ञान और द है अर्थशास्त्र। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है 2018 से 23 में। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर हो जाएगा गणित। प्रश्न संख्या 15 है, मूल्यांकन होता है। ऑप्शन अ है मात्रात्मक, ब है गुणात्मक, स है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है स है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। ये दोनों जो हो जाएगा ये हो जाएगा मूल्यांकन का। मूल्यांकन यानी मात्रात्मक भी होता है। मात्रात्मक मतलब होता है किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान वो कितना जानता है बच्चा, उसको मात्रात्मक ज्ञान कहते हैं। गुणात्मक ज्ञान होता है उसके मनोभाव का ज्ञान पता लगाया, उसकी नैतिक शिक्षा का पता लगाया जाता है, बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है। इन सभी स्तरों का मूल्यांकन जो होता है वो गुणात्मक मूल्यांकन से होता है। इसलिए जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का 16वां प्रश्न है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, 2018 से 23 में पूछा हुआ है। उत्तर हो जाएगा इसका, विश्वसनीयता वैधता की भांति विश्वसनीयता भी किसी अच्छे परीक्षण की एक मुख्य विशेषता है। विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात एक व्यक्ति का अर्थ है बालक की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान अंक प्राप्तांक अर्जित करे तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे बार उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो जितना अंक पा रहा है चाहे जो आंसर दे रहा है बार बार पूछे तो वही आंसर दे, इसको विश्वसनीय कहा जाए। ऐसा ना हो कि पहली बार में सही आंसर दे, दूसरी बार में वो गलत बता दे, फिर तो उसका पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। यानी विश्वसनीय, उसको अपने आंसर पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। तो ये विश्वसनीय इसी को कहा जाता है, उसका आंसर सेम रहे जितनी बार भी आप पूछें तो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न 2017 से 23 में पूछा हुआ है। उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, परीक्षण से आप क्या समझते हैं बताइए। उत्तर, क्रॉनबैक ने परीक्षण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है,
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। यह अति लघुत्तरी में नाम पूछा है तो बस आप 4 नाम दे देंगे, उसके बारे में नहीं लिखना है क्योंकि अति लघुत्तरी 1 नंबर में ही पूछा जाता है। उत्तर है मुख्य मापन के 4 स्तर हैं। मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर निम्न हैं। पहला है शाब्दिक अथवा नामित स्तर, नॉमिनल स्केल। दूसरा है क्रमित स्तर, ऑर्डिनल स्केल। तीसरा है अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल। चौथा है अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। प्रश्न संख्या 20 है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए मूल्यांकन का कोई भी परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, जो एनसीईआरटी ने अक्षरशः जो दिया था सेम वही लिखना है। तो जो एनसीईआरटी ने मूल्यांकन का परिभाषा दिया था वो है शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा के दिए गए अधिगम अनुभव कहीं तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यही परिभाषा दिया था एनसीईआरटी ने मूल्यांकन के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो पहला हम लोग देख लेते हैं 2 निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में, फिर दो पॉइंट देख लेंगे योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। निर्माणात्मक मूल्यांकन का पहला है निर्माणात्मक आकलन या मूल्यांकन एक ही चीज़ है, मतलब मूल्यांकन को ही आकलन भी कहते हैं। तो निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्र के बीच में होता है। दूसरा है निर्माणात्मक आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि जब बच्चा सीखता है तो उसके निर्माण के लिए मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन पता लगाने के लिए किया जाता है उसकी कमी कहाँ रह गई, उसको दूर करके फिर शिक्षण कार्य चलता है। इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन साल के अंत में होता है। देखिए इसके बारे में दिया है। पहला है योगात्मक मूल्यांकन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है, यह सत्र के अंत में होता है। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपस्थिति और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है। मतलब योगात्मक मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, बच्चे का स्तर क्या है, साल भर में उसने क्या पढ़ाई की है। इसको पोर्टफोलियो के माध्यम से पता किया जाता है और इसके उपलब्धि इससे पता चलता है बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन से। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन एवं विश्लेषण करना जिससे विद्यार्थियों की दक्षता एवं ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। इस मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक उन कारणों को ज्ञात भी कर लेते हैं जिनके कारण शिक्षार्थी अपेक्षित स्तर तक सीखने में असमर्थ हैं। प्रश्न संख्या 23 है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न 3 पक्ष बताए हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। और इन तीनों पक्षों के भी 6 पक्ष होते हैं, यानी 6 इनके सब पार्ट होते हैं। तो जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का भाग होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उसी तरह से भावात्मक और क्रियात्मक का भी होता है, लेकिन यहाँ अति लघुत्तरी में केवल आपको तीनों का ही नाम बताना है। प्रश्न संख्या 24 है साक्षात्कार से क्या आशय है समझाइए। उत्तर, इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतरक्रिया होती है। साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषयों की समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम विषयों के मनोभावों का पता स्वाभाविक रूप से बातचीत के माध्यम से लगा सकते हैं। देखिए साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू में तो यही होता है पर्सनल उनसे बातचीत करके उनके पर्सनालिटी के बारे में, मनोभाव के बारे में और कैसे सोचता है बालक या
किस प्रकार उसका मनोभाव है ये पता लगाया जाता है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ था, 2022 से 23 में रिपीट हुआ है। उत्तर है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। पहला है, उत्तम परीक्षण का प्रशासन सरल होना चाहिए। उत्तम परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। तीसरा, उत्तम परीक्षण वैध होते हैं। और चौथा, उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। अभी हम लोगों ने जो दूसरा पॉइंट दिया है विश्वसनीय होते, विश्वसनीय का अर्थ पढ़े हैं ऊपर कि आंसर चेंज ना हो कितना बार भी प्रश्न किया जाए तो। अब वैध का अर्थ होता है कि जिस शिक्षण उद्देश्य से बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, तो वो जो उद्देश्य हो, उद्देश्य की पूर्ति हो, उसको वैध माना जाएगा। वस्तुनिष्ठता व्यापकता का अर्थ है कि वो सभी पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर करे। जब आप बच्चे का परीक्षण करें तो उसके सभी भागों का कवर हो जाए, सभी भागों का उसका परीक्षण हो जाए, इसको व्यापकता का इसका अर्थ है। प्रश्न संख्या 26 है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। उत्तर, क्रियात्मक शोध के उपकरण हैं, पहला है अवलोकन, दूसरा है परीक्षण, तीसरा साक्षात्कार, चौथा प्रश्नावली, पांचवा निर्धारण मापनी, छठवां समाजमिति, सातवां संचयी अभिलेख। तो ये क्रियात्मक शोध के उपकरण हैं, इनके बारे में नहीं लिखना है। अति लघुत्तरी में केवल नाम लिखिए आप, इतना ही बहुत है। लघुत्तरी में रहता तो इसके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर, नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। अथवा एक और तरह से इसको लिख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधने एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। ये भी देखिए 2022 से 2023 में रिपीट हुआ है प्रश्न। शिक्षा नवाचार से अर्थ है कि मतलब कि बच्चे की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नए नए क्या क्या साधन प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आज स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जा रहा है, ये शिक्षा में एक नवाचार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। उत्तर, शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर डालकर नवाचार किया जा रहा है। विद्यालयों में या विद्यालय जिलों और समुदाय के विविध प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों और संस्थाओं के बीच संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए सुविचारित प्रयास करना सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। देखिए, सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है कि विद्यालय से बच्चों के अभिभावक और उनके माता पिता को जोड़ के रखना, उनको मिलाकर एक समिति का गठन किया जाता है, जिससे कि विद्यालय से संबंधित बातचीत होते हैं कि विद्यालय का विकास कैसे हो, इन सब के बारे में चर्चा किया जाता है। इसी को सामुदायिक सहभागिता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। उत्तर, सतत मूल्यांकन। ये प्रश्न देखिए 2017 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 20,017 हो गया है। यहाँ पे 2017, 2019 और 22 में पूछा हुआ है, 3 साल में पूछा हुआ है, 23 में रिपीट हुआ है। सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन, साथ साथ पढ़ाई भी चलती है बच्चे की और मूल्यांकन भी चलता है और उनके कमियों को दूर करते हुए शिक्षा दी जाती है। इसको सतत मूल्यांकन कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन होता है बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं।
जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से तत्व छात्र के अंदर बुरे हैं और कौन से अच्छे और इन तत्वों का छात्र के विकास में योगदान क्या है। व्यापक मूल्यांकन मतलब उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन, मुख्य रूप से आप ये जानिए, बाकी इसमें दिया है। प्रश्न संख्या 30 है, मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। यह भी प्रश्न 18-19 में पूछा हुआ था और 23 में रिपीट हुआ है। तो उत्तर एक तरफ मापन लिखते हैं और दूसरी तरफ परीक्षण। तो मापन में पहला है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है और परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन में दूसरा है, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है और परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। तीसरा अंतर है, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है और परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अति लघु उत्तरी का अंतिम प्रश्न था, 30वां। प्रश्न संख्या 31 से 40 तक लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ना है। तो प्रश्न संख्या 31 है, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, उपचारात्मक शब्द अंग्रेजी के रेमेडियल का हिंदी रूपांतर है। रेमेडियल शब्द चिकित्सा जगत के रेमेडी से लिया गया है। रेमेडी का अर्थ होता है उपचार करना या इलाज करना। उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों के कठिनाइयों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। देखिए, इसमें बहुविकल्पी या अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछता है और पूछा हुआ भी है कि उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आपका आंसर होगा कक्षा 3 व कक्षा 3 के लिए उपयोगी है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि उपचारात्मक शिक्षण से किसकी संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है या उपचारात्मक शिक्षण किस में किया जाता है। तो ये केवल भाषा एवं गणित शिक्षण में उपयोगी होता है उपचारात्मक शिक्षण। इसी में आगे दिया है, एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधि, परीक्षणों, निरीक्षण व वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ, पहला है, इससे छात्रों में उपस्थित कठिनाइयों का पता चल जाता है तथा उनका निराकरण हो जाता है। दूसरा है, इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जाता है। तीसरा है, इसके उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। प्रश्न संख्या 32 है, निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, शिक्षक छात्रों के शैक्षिक कमियों के कारणों का पता लगाने हेतु जो भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है और उसको अपनाने के क्रम में जो भी कार्य करता है वह निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदान का अर्थ होता है कि मतलब पता लगाना। बस अब इतना जानिए कि बच्चे की कमी को पता लगाना ही निदान कहते हैं और उसको दूर करके शिक्षण कार्य करना उसको उपचार कहते हैं, माने उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो निदानात्मक में इसमें आगे दिया है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालक की अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। वही बात है, पता लगाना। कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य है अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचानना और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना। निदानात्मक मूल्यांकन परीक्षण उस परीक्षण को संदर्भित करता है जो शिक्षकों को अधिगम की कठिनाइयों या शिक्षार्थियों की समझ में अंतराल को जानने और शिक्षार्थी की क्षमता, कमजोरी और कौशलों आदि की पहचान करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 33 है, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। यह भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था और 23 में रिपीट हुआ है। उत्तर है, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता। पहला है, विद्यालय की कार्य पद्धति में यथेष्ट सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए
यह शोध उपयोगी है। दूसरा, जनतंत्रात्मक मूल्यों की सुरक्षा के लिए यह उपयोगी है। तीसरा, वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के आविर्भाव के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह उपयोगी है। और चौथा है, विद्यालयों में यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने के निमित्त यह उपयोगी है। पांचवा पॉइंट है, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों के वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अपनी कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन करने तथा उनमें तदनुकूल परिवर्तन लाने के प्रति समर्थ एवं क्षमतावान बनाने में उपयोगी है। छठवां है, छात्रों की बहुमुखी प्रगति हेतु विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावोत्पादक रीति से आयोजन करने के लिए उपयोगी है। और सातवां है, छात्रों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ने के निमित्त यह उपयोगी है। प्रश्न संख्या 34 है, शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, नवीन ज्ञान की खोज की दिशा में किए गए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रयास को शोध कहते हैं। शोध विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक होता है। शोध का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना, इसका उद्देश्य अध्ययनरत समस्याओं के अंदर छुपी हुई यथार्थता का पता लगाना या किसी समस्या के बारे में उस सब की खोज करना जिसकी जानकारी नहीं है। शोध का उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। बालक के जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान में भी शोध ही आगे आता है। तो देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने मात्र से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। अगर एक्सप्लेन करने लग जाए तो 40 प्रश्न है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही ये 40 इस पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसे भी वीडियो लंबा होगा। और जो डिटेल में लघु उत्तरीय प्रश्न को भी पढ़ें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे दिया इसमें, शोध प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। पहला है मूलभूत शोध। मूलभूत शोध बौद्धिक समस्याओं के समाधान से संबंधित होता है। वह है व्यवहारिक शोध। मानव समुदाय को व्यवहारिक कठिनाइयों का हल खोजना व्यवहारिक शोध कहलाता है। और स है क्रियात्मक शोध। स्थानीय एवं तात्कालिक समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध कहलाता है। और सबको एक्सप्लेन करने लग जाए तो आपको बोरिंग भी लगने लगेगा, क्योंकि ऐसे ही समझ में आ जा रहा है पढ़ने से ही। प्रश्न संख्या 35 है, अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, अभिलेखीकरण प्रत्येक योजना, व्यवस्था तथा कार्यालय का प्रमुख अंग है। अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य होता है जो किसी योजना, व्यक्ति तथा व्यवस्था के संदर्भ में प्रमुख सूचना प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी अभिलेख का प्रमुख स्थान है। अभिलेख द्वारा छात्रों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं तथा विशेष विषय में उनकी स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अभिलेखीकरण का मुख्यतः अर्थ होता है कि बच्चे का रिकॉर्ड सेव करके रखा जाता है। बच्चे का पोर्टफोलियो के द्वारा, चाहे जितने भी असेसमेंट लिए गए हैं, जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं, उनके सभी अंकों को रखा जाता है, जिससे उसके क्रमिक विकास का पता लगाया जाता है कि बच्चे में विकास हो रहा है कि विकास का ह्रास हो रहा है। तो इसी को अभिलेखीकरण कहते हैं। और अभिलेखीकरण या संपादन का महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला है, अभिलेखीकरण के द्वारा अन्य क्षेत्रों के लिए भावी मूल्यांकन योजना का स्वरूप निश्चित किया जाता है। दूसरा, अभिलेखीकरण छात्रों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे छात्रों के प्रत्येक पक्ष से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख तैयार किया जाता है, यानी उसका विकास का पता लगता है। इसी में तीसरा पॉइंट दिया है, अभिलेखीकरण से मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उसकी कार्य योजना का क्रमबद्ध तथा सुसंगठित चित्र तैयार किया जाता है। चौथा है, अभिलेखीकरण के द्वारा प्रत्येक छात्र को प्रत्येक की स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। और पांचवा है, अभिलेखीकरण में छात्र से संबंधित पूर्व सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनकी वर्तमान की योजना निश्चित होती है। प्रश्न संख्या 36 दिया है, अच्छे प्रश्न पत्र की 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये भी 2022 में पूछा हुआ था प्रश्न और 23 में रिपीट हुआ है।
उत्तर है अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अच्छे प्रश्न का अर्थ है कि जब आप प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं बच्चे के लिए मूल्यांकन के लिए, तो उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, वो कैसा प्रश्न होना चाहिए, उसी का ये उत्तर है। पहला है प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो। विचारोत्तेजक मतलब विचारों को उत्तेजित करे। प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे। प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। पहला विशेषता है। दूसरा है एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ आदि सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न स्पष्ट हो, छात्र को उसका उत्तर देते समय संशय की स्थिति नहीं आनी चाहिए, अन्यथा छात्र अनावश्यक बातें अपने उत्तर में समाहित करेगा। इसका अर्थ है कि और जो बच्चा प्रश्न नहीं समझेगा तो कुछ भी लिखेगा उसमें। अगला है चौथा, प्रश्न पत्र को न तो कठिन बनाना चाहिए और न ही अति सरल। प्रश्न पत्र में प्रश्नों का निर्माण आयु स्तर, कक्षा स्तर के अनुरूप ही करना चाहिए, यानी बच्चा जिस क्लास में है उसी से संबंधित, उससे पाठ्यक्रम से संबंधित हो, पाठ्यक्रम से बाहर ना हो। प्रश्न संख्या 37 है मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर मौखिक परीक्षा एक प्रकार की परीक्षा है जहां एक छात्र से किसी विशिष्ट विषय के बारे में उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए एक शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से पूछताछ की जाती है। मौखिक परीक्षा का ही शाब्दिक ही अर्थ से पता लगता है। मौखिक परीक्षा मतलब बातचीत के माध्यम से उसका परीक्षा। आगे दिया है मौखिक परीक्षा के दौरान परीक्षक छात्र के किसी विशेष विषय पर चर्चा करने या उनके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कह सकता है। अब मौखिक प्रश्न के दोष भी पूछा हुआ है। देखिए यहाँ दो चीज़ पूछा है, मौखिक परीक्षा क्या है, मौखिक परीक्षा के दोष क्या हैं। तो ये 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, तो 1 नंबर मौखिक परीक्षा पे मिलेगा आपको, यानी 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का इसके दोष हैं। तो दोष का पहला है मौखिक परीक्षा प्रारंभिक स्तर पर लाभदायक नहीं है। बच्चा प्रारंभिक स्तर पर उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है, जिससे वो अच्छा तरह से शिक्षक से बात नहीं कर पाएगा, तो ये लाभदायक नहीं होगा प्रारंभिक स्तर पे। दूसरा है पठन की शुद्धता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तीसरा इसमें केवल विद्यार्थी का ही लाभ होता है। चौथा मौन पठन उच्चारण के अभ्यास में सहायक नहीं है। पांचवा विषय वस्तु को आत्मसात नहीं कर पाता है। ये सारे दोष हैं मौखिक परीक्षा के। प्रश्न संख्या 38 है बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम के किस प्रकार किया है। ब्लूम ने किस प्रकार किया है, तो उत्तर भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्राथवल, ब्लूम तथा मार्सिया ने 1964 में किया। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। ब्लूम का कहना है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। जब बालक के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तब उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिगोचर होते हैं, तो वह परिवर्तन उसके भावात्मक पृष्ठ से संबंधित माना जाता है। हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। मनोवृत्तियाँ, संवेग, रुचियाँ हमारे व्यक्तित्व की कसौटी हैं। इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है आग्रहण रिसीविंग। दूसरा अनुक्रिया करना यानी रिस्पॉन्डिंग। तीसरा अनुमूल्यन या वैल्यूइंग। चौथा है व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा है चरित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन। तो ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया भावात्मक पक्ष के। अगला प्रश्न है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं शैक्षिक मापन के बारे में, उसके बाद से मूल्यांकन के बारे में पढ़ लेंगे। तो इनमें हम लोग को क्या बताना है, इन पर प्रकाश डालना है। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, 2018 में पूछा हुआ था, 23 में रिपीट हुआ है। इसमें है शैक्षिक मापन से आशय किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना ही मापन है। शिक्षा के अंतर्गत यदि हम छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह मापन कहलाता है। जैसे इस समय विद्यालयों में जिन परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है उनसे
हम छात्रों की माप करते हैं और उसे अंक प्रदान करके संख्यात्मक विधि से प्रकट करते हैं। इसे माप कहते हैं। अतः मापन वे प्रेक्षण है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है। देखिए, मापन से मुख्यतः अर्थ है कि जैसे आपको क्लास में कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है या परीक्षा लिया जा रहा है तो बच्चे अंक प्राप्त करते हैं, तो अंक प्राप्त करते हैं तो वही उसको मात्रात्मक, उसी को बोला जाएगा कि मात्रात्मक। जैसे कोई भी विद्यार्थी है कि वो 80 अंक या 50 अंक प्राप्त किया है 100 में से, या फिर 70 में से 50 अंक प्राप्त किया है, तो ये जो 50 है ये मात्रात्मक, इसको ये मात्रात्मक हो गया, मतलब मात्रात्मक मापन हो गया, वो अंक में प्राप्त किया हुआ है। अगर मूल्यांकन से आशय उससे होता है कि जब बच्चे का स्तर का पता लगे कि बच्चा किस स्तर में है, और जो 70 अंक का पेपर हुआ है तो बच्चे 50 अंक प्राप्त किया है, तो उसका क्लास में कौन सा स्थान है, उसका स्तर क्या है, कितना सीखा है, इसको मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन पढ़ने से और स्पष्ट हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। मूल्यांकन में दिया है, शाब्दिक दृष्टि से मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन। मूल्यांकन के तहत इन परिणामों की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर की जाती है और इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट की जाती है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मूल्यांकन को समझते हैं। यदि हम कहते हैं कि सोहन ने गणित में 80 नंबर अर्जित किए हैं, तो इसके साथ मूल्य नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मात्रात्मक मूल्यांकन है, यानी इसी को मात्रात्मक कहते हैं। लेकिन यदि हम कहते हैं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में सोहन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम नंबर 90 है, कक्षा का औसत नंबर 45 है, न्यूनतम नंबर यानी सबसे कम जो बच्चा उस क्लास में पाया है वो 25 है, तो हम 80 नंबर का मूल्य निर्धारित करते हैं। यानी तब हमको पता लग जाएगा कि सबसे न्यूनतम अंक 25 है और औसत नंबर 45 है और अधिकतम अंक 90 है, तो जो सोहन 80 अंक प्राप्त किया है उसकी स्थिति क्या है कक्षा में, इसी को कहते हैं मूल्यांकन। तो आगे देखते हैं। तो हम 80 नंबर का मूल्य निर्धारित करते हैं। यह 80 नंबर कितने अच्छे हैं, इस तरह के प्रश्नों की सहायता से 80 नंबर के मूल्य का निर्धारण करते हैं। अतः इसी मूल्य का अंकन ही मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, 2019 में पूछा हुआ था और 23 में रिपीट हुआ है। तो प्रार्थना स्थल में गतिविधियों में नवाचार मतलब जो भी पहले प्रार्थना किया जाता था, प्रार्थना स्थल पे जो भी कार्य होते थे, अब उसमें नवाचार क्या है, कि उसके नए तरीके क्या हैं, उसमें क्या ऐड किया गया है। तो उत्तर है इसका, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार। पहला है मानसिक शांति। इस प्रार्थना से छात्रों के मन को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। इस प्रार्थना मतलब, इस मतलब भगवान होता है, अल्लाह, गॉड, उसको ईश कहते हैं, होती है, तथा उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है सदिचार। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के द्वारा सदिचार भी दिए जाते हैं। इन विचारों को महापुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया गया होता है, जो प्रेरणादायक होते हैं। इन विचारों में ज्ञान एवं अनुभव का सार होता है, जिससे छात्रों को लाभ होता है। तीसरा है समाचार। प्रायः आजकल प्रार्थना स्थल पर समाचार भी पढ़े जाते हैं। शिक्षा से जुड़े समाचारों का पठन अधिक किया जाता है। चौथा जो नवाचार है प्रार्थना स्थल पे, वो है स्वच्छता। प्रार्थना स्थल पर ही शिक्षकों द्वारा देखा जाता है कि छात्रों के नाखून कटे हैं या नहीं, उनके बालों में तेल है या नहीं, छात्र स्नान करके आए हैं या नहीं, आदि तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है। पांचवा है पर्यावरणीय विचार। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलन के कारण विद्यालयों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरणीय विचार भी प्रार्थना स्थल पर दिए जाते हैं। छठवां है आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति। प्रार्थना स्थल पर विद्यालय परीक्षाओं, परीक्षा फल आदि के विषय में आवश्यक सूचनाएं भी दी जाती हैं। तो इसी के साथ 2023 का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के 2023 के पेपर को हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले क्लास में हम लोग जो बचे हुए प्रश्न हैं इनके जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे 2022 का हो गया, 2019, 18, 17 जो भी है, सबको पढ़ेंगे। तो आप
आपको ये आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।